आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर में कोई मसला नहीं होगा और जस्ट इन केस अगर आपको कोई मसला होता भी है सो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। याद रखें कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट रिंग एंड स्लिप रिंग। स्प्लिट रिंग का स्पेलिंग है SPLIT, ये स्प्लिट रिंग है, और स्लिप रिंग है SLIP, ये स्लिप रिंग है। स्प्लिट रिंग जो है वो कम्यूटेशन का जॉब परफॉर्म करती है। क्या मतलब है इसका कि वो हर हाफ साइकिल के बाद आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रिवर्स करवाएगी। तो जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रिवर्स करवाएगी तो इसका क्या मतलब है कि वो आपके पास डायोड का फंक्शन देगी। लाइक कम्यूटेशन और स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग दे परफॉर्म द जॉब ऑफ अ डायोड। तो इसको हम मैकेनिकल डायोड भी या मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड स्लिप रिंग जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो डीसी में स्प्लिट इस्तेमाल होगा और एसी में स्लिप इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। आज के जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो हम प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर को देखेंगे। प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर से क्या मुराद है? प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर से मुराद ये है कि अभी हम वो डीसी जनरेटर देखते हैं कि जो कि प्रैक्टिकली आप लोगों के पास अवेलेबल होता है। ठीक है, हम थ्योरी में तो दिखा रहे होते हैं एक बहुत सिंपल सा लेफ़्ट और साइड पे जो है, मतलब ये देखें सॉर्ट ऑफ इस ये जो है ये देखें इस तरह की कोई चीज़ बना के आप लोगों को बता रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में आपके पास ऐसे जनरेटर नहीं होता। रियलिटी में जो डीसी जनरेटर होता है वो कुछ इस तरह की शक्ल का होता है, जहाँ पे ये मैं एरो घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? वो जो हम कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ते हैं वो सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा सिंपल डायग्राम बनाते हैं, और जो प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर होता है उसमें थोड़ा वो कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस करके उसमें इम्प्लीमेंट किया गया होता है। कॉन्सेप्ट सेम रहता है लेकिन उस डिज़ाइन को इम्प्रूव कर दिया जाता है ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। ठीक हो गया? तो जैसे कि अभी शुरू से पॉइंट बाय पॉइंट चलते जाते हैं। द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर डिफर्स समवट फ्रॉम आवर एलिमेंट्री जनरेटर्स। क्यों डिफरेंट होती है उसका भी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जैसे कि हम कंसेप्ट के लिए पढ़ते आ रहे थे कि हमारे पास जो पोल्स होते हैं, लाइक जो मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं, हम उसको परमानेंट मैग्नेट से शो करते हैं। ठीक है, लेकिन नियरली ऑल प्रैक्टिकल जनरेटर्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स यूज्ड इन आवर एलिमेंट्री जनरेटर। इससे मतलब ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल हो, इंस्टेड कि हम वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट डालें। और परमानेंट मैग्नेट हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि मतलब परमानेंट मैग्नेट की जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपके पास एक फील्ड बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। दूसरा ये है कि आप फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं इनपुट वोल्टेज से, और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप मतलब फील्ड को वेरी करेंगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होता जाएगा। तो ये देखें, द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स आर इंक्रीज्ड फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि मैंने आपको बता दिया है, पॉसिबल टू कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड्स बाय वेरिंग द इनपुट वोल्टेज, द फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरीड बाय वेरिंग द फील्ड स्ट्रेंथ, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द जनरेटर कैन बी कंट्रोल्ड। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास ज़्यादा फ्रीडम अवेलेबल होती है। अब लेट्स से मैं आपको एक और बात भी बता दूं, प्रैक्टिकल बात बता दूं। लेट्स से आप फिर भी कहते हैं कि नहीं मैं परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करना चाहता हूं। ठीक है, वेरी वेल, आप परमानेंट मैग्नेट डालें जनरेटर में, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि लेट्स से आपका जनरेटर बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको किसी ने हैमर कर दिया है। तो आप लोग खुद सोचें कि जब भी कोई भी मैग्नेट आप हैमर करते हैं तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको पूरा जनरेटर खोलना पड़ेगा और उसमें दोबारा से नए अपने मैग्नेट डालने पड़ेंगे। दूसरी बात, विद द पैसेज ऑफ टाइम परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती जाती है। ऐसा ही है, जब डिक्रीज़ होगा तो फिर आपको दोबारा से मैग्नेट्स को
अंदर रिपेयर या उसको आपने रिप्लेस करना पड़ेगा। मैग्नेट वैसे रिपेयर तो नहीं होता, उसको आपने रिप्लेस ही करना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम ऐसी चीज़ एक प्रैक्टिकल चीज़ में डालें जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम हो। हाँ, इसमें एक मसला आपको आएगा, वो भी हम कवर कर लेते हैं। अगर आप परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पोल्स को एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, वो चाहे मशीन ऑन हो या ऑफ हो, आपको वो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपको मिलता जाएगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करेंगे तो आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने उसको एक्साइट करना आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, ठीक है, तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में अपने कंफ्यूज नहीं होना। ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप डीसी मोटर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी आपने सप्लाई करनी होती है और आउटपुट में आप उससे मैकेनिकल आउटपुट आप उससे लेते हैं। लेकिन अगर आप जनरेटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है, आपने मैकेनिकल इनपुट देनी होती है और आउटपुट आपको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, ठीक है। बाकी इसका इंटरनल डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कॉन्सेप्ट इसका सेम होता है। नाउ अभी हम देखते हैं कि डीसी मोटर कैसे ऑपरेट करती है। इन अ डीसी मोटर द स्टेटर पोल्स आर सप्लाइड बाय डीसी एक्साइटेशन करंट व्हिच प्रोड्यूसेस अ डीसी मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मोटर में आपने क्या करना होता है, आपने उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी होती है। इलेक्ट्रिक सप्लाई हम क्यों देते हैं, ताकि उसके अंदर जो पोल्स हैं वो एनर्जाइज हो जाएं, उसका स्टेटस जो है उसमें से फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू कर जाए। फिर हम क्या कहते हैं, द रोटर इज सप्लाइड बाय डीसी करंट थ्रू द ब्रशेस कम्यूटेटर एंड कॉइल्स। फिर आपको ये बताते हैं कि रोटर को भी हम डीसी सप्लाई देते हैं, और रोटर को हम डीसी सप्लाई किसके थ्रू देते हैं, थ्रू कम्यूटेटर। मैंने आपको क्या बताया था कि डीसी मशीन में हमेशा हम कम्यूटेटर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि हम ब्रश क्यों इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूविंग पार्ट को आप इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी वायर्स के थ्रू नहीं दे सकते, अगर वो, क्योंकि आप वायर्स को कैसे रोटेट करेंगे। तो इसलिए जो कांटेक्ट इस्तेमाल होता है उस कांटेक्ट को हम ब्रश कहते हैं। ये एक ब्लैक कलर की एक चीज़ होती है और इस स्प्रिंग्स के थ्रू जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ, थोड़ी देर बाद आप मेरे साथ रहें, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब जब आपने रोटर को भी सप्लाई दे दी और आपने स्टेटर को भी सप्लाई दे दी, तो अब क्या होगा कि जब भी हमें पता है, मैंने आपको शुरू के क्लासेस में बताया था कि जब भी जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपको वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता आएगा। तो जब रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगी, उस फोर्स से ये रोटर मूव करेगा। अब हमेशा याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर होगी। अब जब आपके पास इसके ये हमेशा याद रखें कि जब भी दो फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेगी तो डेफिनेटली जो फोर्स होगा, तो अब उसमें कौन सा पार्ट मूव करेगा, वो वाला पार्ट मूव करेगा कि जो कि लूज पड़ा हुआ है। स्टेटर आपके पास जो होते हैं वो आपके पास स्टैटिक पड़े होते हैं, उस वो किसी बेरिंग के ऊपर नहीं पड़े होते। तो आपके पास कौन सा पार्ट इसमें बेरिंग के ऊपर पड़ा होता है, बेरिंग के ऊपर आपके पास वो पार्ट पड़ा होता है कि जो कि जिसको हम ये मूविंग पार्ट जो रोटर है या शाफ्ट जिसको आप कह रहे हैं वो आपके पास पड़ा होता है, ठीक है। तो जब शाफ्ट आपके पास बेरिंग के ऊपर पड़ी है, वो लूज पड़ी है, तो डेफिनेटली जिस चीज़ के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे और वो लूज पड़ी है तो वही चीज़ आपकी मूव होना शुरू कर जाएगी। लेट अस से अगर मैं ये करता हूँ कि नहीं, मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ कि मैं रोटर को स्टैटिक रखता हूँ, उसको किसी बेरिंग के ऊपर नहीं रखता, और इसकी जगह जो मेरा स्टेटर है इसको मैं बेरिंग्स के ऊपर रख लूँ, ठीक है, इसको मैं लूज छोड़ दूँ। तो देन व्हाट विल हैपन, आपका स्टेटर मूव करना शुरू हो जाएगा। आपने देखें अक्सर आपके पास ये जो हमारे पास जो सीलिंग फ़ैन है, ठीक है, जो कि एसी पे चलते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो फील्ड जो है, जो स्टेटर है वो रोटेट कर रहा होता है। या अगर आप किसी नाई की दुकान पे गए हों तो आपने वहाँ पे देखा है कि उसके
एग्जॉस्ट जो लगी होती है, अक्सर छोटा सा वाइट कलर का एक एग्जॉस्ट लगा होता है, तो उसमें भी आप देखें उसमें भी स्टेटर रोटेट कर रहा होगा। तो इसकी डिफरेंट फ़वाइद होते हैं जो कि मैं आपको बाद में हम नेक्स्ट कोर्स एसी कोर्सेज में पढ़ेंगे कि हम रोटर को किस वक्त रोटेट करने की कोशिश करते हैं और किस वक्त हमारे पास स्टेटर को रोटेट करने में हमें फ़ायदा मिलता है। ये हम एडवांस्ड कोर्स में एसी कोर्स में पढ़ेंगे। इस वक्त सिर्फ आप ये याद रखें कि हमारे पास वो पार्ट मूव होगा जो कि लूज़ पड़ा होगा, और लूज़ पड़ा होने से क्या मुराद है, वो पार्ट जो कि बैरिंग के ऊपर पड़ा होगा। लूज़ से ये मतलब नहीं है कि आपने उसको लूज़ छोड़ दिया है, लूज़ से मतलब ये है कि जो कि बैरिंग के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसकी भी फील्ड लाइंस उसी तरह होंगी कि जिस तरह मैंने आपको ऊपर पढ़ाई हुई थी, वो जो आप देख रहे थे उसी तरह इसका भी इंटरेक्शन होगा। इसको आप ज़रा खुद देख लें। ओके, तो ये यहाँ पे भी आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं, ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगी कि जहाँ पे हमारे पास एंगल का जो है एंगल का जो एंगल जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एंगल का डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम फोर्स डिवेलप होगी। जहाँ पे आपके पास एंगल मिनिमम होगा वहाँ पे आपके पास ज़ीरो फोर्स होगी। तो देखें उस ज़ीरो फोर्स जहाँ पे होगी उसको हम मैग्नेटिकली न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। ठीक है। तो अब एक इसमें सवाल पैदा होता है कि लेट्स से आपने ये तो कह दिए कि यहाँ पे फोर्स है तो वो मूव कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जहाँ पे मैग्नेटिकली न्यूट्रल पॉइंट है, जहाँ पे फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे मोटर कैसे मूव कर रही है। तो उसका इजी जवाब यही है, और वैसे टेक्निकली होता भी ऐसे है कि आपका जो मूविंग पार्ट होता है इसकी कुछ इनर्शिया होती है। तो वो जगह जहाँ पे हमारे पास मूविंग पार्ट पे फोर्स नहीं अवेलेबल, तो वो ड्यू टू इनर्शिया आगे रोटेट कर जाती है। ठीक है। तो इसलिए अभी फर्स्ट पॉइंट देखिए, द जनरेटेड फोर्स टर्न्स द रोटर अंटिल द कॉइल रीचेस द न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन द पोल्स। एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स प्रैक्टिकली जीरो together with the force. However, inertia drives the motor beyond the neutral zone where the direction of the magnetic field reverses. To avoid the reversal of the force direction, the commutator changes the current direction which maintains the काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है। तो देखिए मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कम्यूटेटर आपका क्या चीज़ है। कम्यूटेटर हमारा एक मैकेनिकल डायोड है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही आपका हाफ साइकिल से आगे आप चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो क्या हो जाता है कि आपका मोटर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इस चीज़ को आप आगे फिर खुद पढ़ लें, जो सेगमेंट्स वगैरह में इसने काफ़ी आगे डिटेल में इसमें लिख दिया है। बाकी जिस तरह की चीज़ जनरेटर में जो इफ़ेक्ट आ रहा था वही इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, मोटर और जनरेटर में। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास डीसी मशीन की इक्विवेलेंट सर्किट को हम कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखें कि डीसी मशीन के हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप लोगों ने शायद ये अपने डिप्लोमा के कोर्स में भी पढ़ा होगा। हम ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाते हैं। दूसरी बात उसमें ये होती है कि जब भी हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस या उसके ऊपर मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखें, जिस तरह आप लोग फिज़िक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया होता है कि फॉर एग्जांपल अ मैन एक्स अप्लाइज 20 न्यूटन फोर्स टू अ कार्ट दैट इज़ 10 kg। ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी आप इसको मैथमेटिकली ये बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एरोज बनाते हैं और कुछ सिंबल्स बनाते हैं। और इस इंस्टेड के आप पूरा आदमी बनाएं और फिर वो 10 kg का कार्ट बनाएं। ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करते, आप सिर्फ वो फोर्स लाइंस शो कर देते हैं। तो उससे आपको एक डायग्राम से अंदाज़ा हो जाता है कि ये है क्या। लेट अस से अगर किसी को इस एग्जांपल की समझ नहीं आई तो एक मॉक डायग्राम जिसको हम कहते हैं, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले, उसका पूरा नक्शा बनाने से पहले आप उसका एक सॉर्ट ऑफ मॉक डायग्राम बना देते हैं कि मेरा घर कैसा लगेगा। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है जिसके ऊपर आप फिर आगे अपने एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं मुझे इसकी छत इस तरह नहीं पसंद, मुझे इसकी छत इस तरह पसंद है। तो आप फिर उसमें से डिफरेंट किस्म के एनालिसिस और उसमें चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स लाने जाते हैं।
तो इसी तरह डीसी मशीन का भी एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है, और वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसमें से आसानी से अपने एनालिसिस या उसमें से जो जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हम आसानी से देख लें। इंस्टेड के मैं आपको पूरे एक डीसी मशीन पकड़ा दूँ आपके हाथ में और मैं आपको कहूँ कि इसका डिज़ाइन इम्प्रूव करो, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसमें कितना फोर्स है, इसमें कितना करंट आ रहा है, इसमें क्या चीज़ कैसे होती जा रही है। तो इसलिए आप हमेशा उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं और फिर देखते हैं। लेट अस से जैसे कि आपको मैं एक सर्किट पकड़ा देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि इसमें से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में से फाइंड आउट करो कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है या कहाँ कितनी वोल्टेज है अक्रॉस दो पॉइंट्स। तो आप क्या करते हैं, आप सर्किट के ऊपर, अगर आप सर्किट से डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट करते तो आप क्या करते हैं, पेपर के ऊपर पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसके ऊपर वेरियस थ्योरम्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप लोग उसके डिफरेंट किस्म के जो आप करंट रिक्वायर्ड होता है या वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है तो वो आप निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हम एनालिसिस के लिए कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, डीसी मशीन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर पोल्स इंड्यूसेस अ वोल्टेज इन द रोटर और आर्मेचर कॉइल्स व्हेन द जनरेटर इज रोटेटेड। दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वोल्टेज सोर्स। ठीक हो गया, तो हम इसको वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। द स्टेटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज। The pole flux is produced by the DC excitation field current which is magnetically coupled to the rotor. The field circuit has resistance and a source. The voltage drop on the brush is represented by a battery. तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल याद रखनी है कि कौन सी चीज़ हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट करनी होगी। अब डीसी मशीन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट का देखते हैं ज़रा। DC machine equivalent circuit for permanent magnet. The poles are made of permanent magnets. वो हमें पहले से पता है। तो जब परमानेंट मैग्नेट आपने डाल दिए तो उसमें फील्ड वाइंडिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो फील्ड वाइंडिंग रिक्वायर्ड। साइज़ में ये स्मॉल होता है और डिसएडवांटेज जैसे हमने पहले से पढ़ी हुई है कि इसमें आपके पास फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए आपके पास टॉर्क भी इसका कम मिलता है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक डीसी मशीन का सॉरी एक मिनट आप ज़रा होल्ड करें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये देखें, ये मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है। डीसी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर को हम पीएमडीसी मोटर से भी लिख सकते हैं। पीएम का मतलब होगा परमानेंट मैग्नेट। ये वाला डायग्राम अभी नोट्स में अवेलेबल नहीं है, मैं इसको नोट्स में अभी आपको डलवा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको अपने साथ नोट कर लें। हाँ, इसमें एक चीज़ देखें कि अगर हम इसके ऊपर लेटस से थ्योरम अप्लाई करते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर होगा, मतलब आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज होती है और जो नीचे जो लोड में आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो बोथ शुड बी इक्वल। लाइक जिस तरह आप केवीएल अप्लाई करते हैं तो आप लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर V मेरे पास सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पे भी ये V लिखा होगा। ठीक है, तो ये इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, और EB ये वाला वोल्टेज हो गया। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस RA को यहाँ पे नीचे इक्वेशन में R से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो IR आपके किसके बराबर होता है, वो भी वोल्टेज के ही बराबर होता है। और EB आपके पास यहाँ पे जो EMF आ रही है, ठीक है, ये उसको कह रहे हैं, तो उसको ये EB से डिनोट करते हैं। तो अगर आप इसको बैलेंस करें इक्वेशन को, KVL इसके ऊपर अप्लाई करें, तो आपके पास ये होगा V इज इक्वल टू IR प्लस EB। लेट अस से अगर पेपर में कोई ये बनाता है और वो लिखता है RA, तो फिर वो नीचे लिख ले कि मैं RA को R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अगर लेट से RA की जगह R डालता है तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो आप लोगों की इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू IR प्लस EB। ठीक हो गया। अगर इसमें कोई मसला है सो यू कैन आस्क। तो ऐसे इसके में कोई मसला नहीं होना चाहिए। KVL वगैरह आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो आप लोग इसके ऊपर अगर KVL अप्लाई भी कर लें, लेट अस से अगर मैं R से इसको डिनोट नहीं करता और मैं किसी और वैल्यू से इसको डिनोट कर देता हूँ, लेट अस से मैं इसको डिनोट करता हूँ, रेजिस्टेंस को मैं डिनोट कर देता हूँ, लेट अस से मैं C से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला जो इक्वेशन बन जाएगा वो होगा V इज़ इक्वल टू
आई सी प्लस ई बी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोगों को एक नोट्स में डाल भी देता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि इस नोट्स में से ये कैसे डिलीट हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। जस्ट हैंग ऑन अ मिनट। ओके गाइस, सो हियर यू गो। ये मैंने इसमें से EMDC का डायग्राम आपको के लिए बना दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे पास एक और भी मशीन की इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं, जिसको हम सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड का उसी तरह हम इसको बनाते हैं, तो उसके हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगी वो ये आएगी, और जो सेल्फ एक्साइटेड होगा उसका हमारे पास डायग्राम ये आएगा, ठीक है। अब इसका आपने हमेशा के लिए, इसलिए आपको बिल्कुल फिंगर टिप के ऊपर याद होना चाहिए कि परमानेंट मैग्नेट का डायग्राम कैसे बनेगा, सेपरेटली एक्साइटेड का कैसे बनेगा, और सेल्फ एक्साइटेड का कैसे बनेगा। आप जब भी कहीं पे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और जहाँ पे मशीन्स की कोई एक्सपर्टीज़ आपसे रिक्वायर्ड होंगी DC मशीन्स की, तो होपफुली वो आपसे इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे हमेशा, जहाँ तक मेरे इंटरव्यूज़ का सवाल है, जहाँ तक मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो जब भी आप मशीन्स की किसी पोजीशन पे जाएंगे और वहाँ पे आप AC और DC मशीन्स होंगी, तो डेफिनेटली यू माइट बी आस्क्ड वो कि कम्यूटेटर में क्या फ़र्क है और स्लिप रिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कम्यूटेटर एंड स्प्लिट रिंग इज़ वन एंड द सेम थिंग। However, slip ring and commutator or split ring are two different entities. Slip ring is always used for AC machines. However, split ring or commutator is always used for DC machine. ठीक है, DC मशीन में हमेशा कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग इस्तेमाल होगा, while in AC machine you will always come across slip ring। ठीक हो गया। अब आगे जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखें कि आपके पास जो आगे इस नोट्स में ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम्स फर्दर भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड हैं। इसको ज़रा ख़ुद भी थोड़ा सा स्टडी कर लें कि आगे हम इसको कैसे लेके जाएंगे, और इसी जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम्स हैं इसको आगे एक्सटेंड कैसे करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ कि हम थोड़े से इक्वेशंस मैथमेटिकली देख लेते हैं। इक्वेशंस जो मैथमेटिकली होंगे ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसको हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को कैसे निकालेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर लेट अस से आपको मैं आपको थोड़ा सा इस पे ब्रीफ कर दूं इस लेक्चर में। लेट अस से अगर मैंने किसी भी सर्किट डायग्राम का, इसमें से मैंने करंट या वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ पे आपके पास KVL और KCL बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा इन सर्किट्स में। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि देखें, अगर मैंने लेट अस से ये मेरे पास एक मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है, ये और ये दोनों। अगर मैं लेट अस से VF फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे KVL अप्लाई कर देंगे तो ये देखें कि VF विल बी इक्वल टू IF अक्रॉस R ADJ, फिर अक्रॉस RF और अक्रॉस LF, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि हम इसके ऊपर KVL कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है कि KVL, अगर लेट अस से मैं VF को एज्यूम करता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, लेट अस एज्यूम इट, सो माई KVL विल बी IF इंटू R ADJ प्लस IF इंटू RF प्लस IF इंटू LF। राइट हैंड साइड पे अभी देखें, लेट अस से अगर मैं यहाँ पे VT निकालना चाहता हूँ, तो आप फिर इसके ऊपर KVL अप्लाई करें। तो KVL जब आप अप्लाई करेंगे तो इस लाइन में जो करंट मूव कर रहा है, लेट अस से कि मेरे पास करंट I मूव कर रहा है इसमें, सो I इंटू RA
प्लस ई ए, जो ये वाली वोल्टेज होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। नीचे वाली इक्वेशंस को अभी मत देखें आप, और इस डायग्राम पे अभी जो है ये मैंने सिर्फ आपको इलस्ट्रेशन के लिए दिया है कि इसके ऊपर हम कैसे केवीएल अप्लाई करेंगे। सो यू डू नॉट नीड टू पैनिक अबाउट इट, इसको हम आगे फिर देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ इस डायग्राम को आप देखें कि आपने इसको इम्प्लीमेंट, इसके ऊपर केवीएल कैसे डालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने फिर इक्वेशंस देखेंगे कि इक्वेशंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए। लेकिन अगेन ये ऑल द इक्वेशंस कैन बी, मेजॉरिटी ऑफ द इक्वेशंस कैन बी डिराइव्ड थ्रू केवीएल। आपको अगर केसीएल आसान लगता है आप केसीएल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केसीएल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सबसे आसान तरीका होगा वो आपका केवीएल ही होगा। ऑल दो ये एक ही चीज़ है, आप एक जगह पे आपके पास करंट, एक जगह पे आपको वोल्टेज है, बट आई रिकमेंड कि अप्लाई केवीएल, उसमें आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक हो गया। सो मैं ये लेक्चर क्लास से पहले अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ख़ुद भी थोड़ा पढ़ लें, और आपको जहाँ जहाँ पे मसला होगा तो वो हम फिर क्लास में, जब ऑनलाइन क्लास होगी तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। If you do not understand anything, so you are always welcome to ask me। इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ मैं आपको ख़ुद भी रीड करने के लिए दूंगा, ताकि आप लोग में थोड़ा सा रीडिंग करने का जो है वो आप लोग रीड कर पाएँ, और आप लोग थोड़ी सी रीडिंग खुद भी करें। ठीक है, ये आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आप आगे अपने जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों में इतनी कैपेसिटी बिल्डअप हुई होगी कि आप लोग खुद से रीड कर पाएंगे। ठीक हो गया। सो डोंट, अगर जस्ट इन केस आपको अब भी समझ नहीं आती या कोई भी मसला होता है, सो यू आर वेलकम टू आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास दैट विल बी इन द कमिंग वीक। ठीक हो गया।